योजना, शिक्षा सहयोग योजना, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील, अध्यापक शिक्षा योजना, प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य योजना, ये सब हम लोगों ने देखा था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास निर्मित करने के लिए क्या योजना चलाई गई थी, फिर स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा में जितने भी डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कैसी व्यवस्था की जाए, मॉडल स्कूल कहाँ खोले जाए, फिर आपका +2 लेवल पे आपको वोकेशनल एजुकेशन देने का प्रावधान, फिर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, फिर हम लोगों ने देखा था मेटा यूनिवर्सिटी योजना और साक्षर भारत। इसके अलावा राज्य संसाधन केंद्र। इतना हम लोगों ने कवर अप कर लिया था जो हमारी पॉलिसीज बनी है प्राइवेट एजुकेशन या पब्लिक एजुकेशन को लेकर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 2009 में बना था और प्रभावी हुआ था 15 जनवरी 2009। तो उस अधिनियम में ये कहा गया था कि ऐसे राज्य जिसमें कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू मंडल में है और दूसरा कश्मीर मंडल में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 3 आपकी राज्य यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज थे, जैसे आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, और दूसरा जो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, तीसरा आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में है। ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया था। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पहला है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है यानी कि जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर बनाया गया है? अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां पे संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसके अंतर्गत जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सन 2008 और 9 में। ये जो विश्वविद्यालय है इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट लेवल पे चलाए जा रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे चलाए जा रहे हैं। फिर ये जो विश्वविद्यालय है देश की जनजातीय जनसंख्या हेतु उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय है वो वहां पे टीचिंग भी होता है और एफिलिएशन, दोनों काम वहां पे चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका है नेशनल नॉलेज कमीशन। इसमें जो है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो आपका बना था। ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है यह एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानवान समाज बनाना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, उस वक्त जो है इसकी स्थापना हुई थी 13 जून 2005 में। उस दौरान जो है हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है राष्ट्रीय नेशनल नॉलेज कमीशन को गठित करने की बात की, जिनके अध्यक्ष बनाए गए थे सैम पिट्रोडा। और इन्होंने ये कहा था कि अगले 3 वर्षों तक यानी कि 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक जो है ये नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन
किया गया था। इसमें 5 कीज एरिया है, यानी कि ज्ञान तंत्र के 5 प्रमुख केंद्र हैं। पहला जो है आपका केंद्र है वो है सुलभता, यानी एसएस। एसएस से मतलब है कि सुलभता से हम लोग ये इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ज्ञान की सहज सुलभता, यानी कि सभी को ज्ञान दिया जाए, यानी कि शिक्षा जो है वो सभी की पहुंच तक हो। ठीक है। दूसरा जो उसका एरिया था वो था सिद्धांत, यानी कि कंसेप्ट। यानी इसमें जो है शिक्षा के सभी स्तर, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च स्तर है, उनके लिए अलग अलग स्तरों पे अलग अलग शिक्षा देने के कंसेप्ट निर्धारित किए गए थे। तीसरा जो आपका क्षेत्र है वो है रचना, यानी क्रिएशन। इसमें जो है ज्ञान की प्रभावकारी रचना की गई है। चौथा आपका क्षेत्र है उपयोग, यानी एप्लीकेशन। इसमें जो है आप ज्ञान प्रणालियों का उपयोग कैसे करेंगे। फिर आपका पांचवा है सर्विस या सेवाएं, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप प्रशासन देखेंगे। तो जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके क्या क्या काम है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका गठन हुआ था 13 जून 2005। तो उन्होंने जो अपना मुख्य कार्य जो कहा बताया है कि 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण तथा ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी फायदों को बढ़ाना। यानी कि 21वीं शताब्दी तक आते आते हम लोग जो है दूसरे देशों से भी ज्ञान के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और फायदा दे सकेंगे। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन का संवर्धन, बौद्धिक संपदा अधिकारों में संलग्न संस्थानों के प्रबंध में सुधार, यानी कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहां पे कैसे आप उनके मैनेजमेंट में सुधार कर सकते हैं। फिर आप एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें किस प्रकार से अपने ज्ञान अभिक्रियाओं का संवर्धन कर सकते हैं। फिर नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु ज्ञान के प्रयोग का संवर्धन करना। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है इन सब कार्यों को देखता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, यानी कि विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसमें क्या है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें कैसे सुधार किया जाए। इसमें सुधार के लिए जो आपका मंत्रालय है वो वैश्विक नवाचारी केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में विश्व भर की ज्ञान प्रतिभा को एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय मानकों वाली नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार के जो नवाचारी विश्वविद्यालय है, 14 नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा है। ठीक है। फिर चौथा आप लोग देखते हैं कि जो आपके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 374 डिग्री कॉलेजेस इन एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े जिले हैं उनमें 374 डिग्री कॉलेज की स्थापना। तो मंत्रालय द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां पर शैक्षिक रूप से ऐसे जिले जहां पे शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले हैं वहां पे मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो जब सर्वेक्षण किया गया तो सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 374 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पे शिक्षा बहुत ही कम है। ठीक है। तो ऐसे वहां क्षेत्रों में कॉलेजेस की स्थापना के बारे में राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है और ये अभी प्रस्ताव प्रतीक्षारत है। ठीक है। फिर हम लोग पांचवा देखते हैं कि स्कीम फॉर मोटिवेटिंग स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की स्कीम। तो इस स्कीम के तहत जो भी नई शिक्षा संस्थाएं
खुली हैं या जो पहले से ही शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं उसके विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए राज्य सरकारों को 1:2 के अनुपात में केंद्रीय सहायता 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी जाएगी, इन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि न्यू सेंट्रल स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट हेल्प ऑन लोन स्कीम, यानी कि भारत में तकनीकी या जो व्यवसायिक शिक्षा जहां पे प्राप्त की जा रही है, वहां पे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उन लोगों को भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण स्कीमों पर ब्याज सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है। ठीक है, तो इन लोगों को जो है जो गरीब लोग हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, वहां पे जो भारतीय बैंक संघ है वो एजुकेशन लोन देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फिर आपका है बालिका छात्रावास का निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अंतर्गत ऐसे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय जो यूजीसी एक्ट 12 ख के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त है, वो जो है वहां पर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के सुधार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इन कॉलेज में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 100% जो है फाइनेंस असिस्ट करती है, वित्तीय सहायता वहां पे प्रदान करती है ताकि जो है वहां पे महिलाएं जो है छात्रावास में रहकर आसानी से पढ़ सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर न्यू स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, यानी कि शामिल न किए गए राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को सहायता प्रदान करना। राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज जो तकनीकी रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, परंतु भौतिक सुविधाओं एवं मानव संसाधनों के अर्थों में न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा न कर पाने के कारण उन्हें सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो उनको जो है सहायता देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्प टू 160 यूनिवर्सिटीज एंड 550 कॉलेजेस, पहले से शामिल किए गए लगभग 160 विश्वविद्यालय और लगभग 550 कॉलेजों को अतिरिक्त सहायता जो आपका यूनिवर्सिटी अनुदान अधिनियम है धारा 12 खा के अंतर्गत इनको दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय में विज्ञान आधारित उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को का सुदृढ़ीकरण, यानी मोबिलाइजिंग हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। तो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के कायाकल्प हेतु प्रोफेसर एम शर्मा की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का काम क्या होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा जो आपका सामाजिक विषय जैसा सब्जेक्ट है या भाषा है, साहित्य है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, साइंस है, ये जितने भी उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें जो है रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये रिसर्च को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर पॉलिसी एंड इवैल्यूएशन, नीति एवं मूल्यांकन हेतु अंतर विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड इवैल्यूएशन के अंतर्गत या इसमें जो है शिक्षा में एक नीति अनुसंधान एवं मूल्यांकन केंद्र की स्थापित की जाए, जिसके कुलपति NUEPA द्वारा एक अवधारणा नोट तैयार किया जा रहा है। न्यूपा जो है नई दिल्ली में है, ठीक है,
तो उनके द्वारा जो है वाइस चांसलर जो है नामित किए गए हैं, जो कि जो है इंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए जो भी पॉलिसी बनानी है और उसका मूल्यांकन कैसे करना है वो उसको देखेंगे। ठीक है। तो ये हम लोगों का न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में उन्होंने जो सुझाव दिए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारत में संस्थागत शिक्षा है और अनुसंधान संस्थान है, यानी कि रेगुलर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसमें जो है अंग्रेजों के समय शिक्षा की देखभाल के लिए एक शिक्षा विभाग बनाया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और 26 सितंबर 1998 को शिक्षा के क्षेत्र में हर तरफ विकास हो सके, इसको सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके अधीन में 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं। पहला जो है एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो कि प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता को देखता है। दूसरा जो विभाग है वो आपका है माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, यानी कि आपका सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो विभाग है वो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, फिर आपकी स्कॉलरशिप, आपकी भाषा, पुस्तक प्रमोशन और कॉपीराइट के मामले को देखता है। तीसरा जो विभाग है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी कि जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये जो विभाग है वो महिलाओं के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, ICHR। ये जो स्थापित हुआ था 1972 में हुआ था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना जो है, जो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च वर्क है, इसकी समीक्षा करने के लिए की गई थी। यानी कि जो आपका इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को ये जो परिषद है ये बढ़ावा देती है। नई दिल्ली में स्थित यह परिषद शोध परियोजनाओं का संचालन निजी शोधार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रकाशन और अनुवाद कार्य का इसमें काम भी चलता है। तो यानी कि जितने भी रिसर्च चल रहे हैं उसमें ये काम करती है और ट्रांसलेशन वर्क भी ये परिषद करती है। ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे ICSSR, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। ये स्थापित हुआ था 1968 में नई दिल्ली में। तो इसका जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसका काम होगा कि जो सामाजिक विज्ञान जैसे विषय हैं उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके अलावा समाज विज्ञान में शोध कार्य की समीक्षा करना, सरकार या अन्य संगठन या व्यक्तियों के शोध संबंधी इसमें परामर्श दिए जाते हैं। शोध कार्यक्रमों का इसमें प्लानिंग या प्रायोजन किया जाता है। फिर समाज विज्ञान में अनुसंधान के लिए व्यक्तियों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का भी ये काम करती है। और ये जो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद है ये एक ऑटोनॉमस आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है। चौथा आपका है भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, IIAS। इसकी स्थापना जो है 1965 में शिमला में की गई थी और यह मानविकीय समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिए आवासीय
सुविधा युक्त केंद्र है। यानी कि यहाँ पे जो है आपके सोशल साइंसेज और आपके नेचुरल साइंसेज में हायर रिसर्च के लिए यहाँ पे लोग रुकते हैं और वहां पे रिसर्च करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका है भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसके दो कार्यालय हैं, एक लखनऊ में है और दूसरा है आपकी नई दिल्ली में। तो ये जो परिषद है वो आपके फिलोसफिकल एरिया में, यानी कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। ठीक है। इसके साथ ही आपके दर्शन शास्त्र और इससे संबंध जो भी विषय है उसमें रिसर्च करने के लिए जो निजी शोधार्थी हैं उनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, NCRI, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में। तो ये जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी संगठन है। परिषद दर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान परिषद का कार्य महात्मा गांधी की आशाओं के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने, गांधीवादी दर्शन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त एजेंसियों को सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। इसके अलावा